ओके, हम बेरिंग्स के बारे में पढ़ रहे थे. नाउ regarding sliding contact bearing, this is very first lecture in which we will talk about what exactly is sliding contact bearing, what are different types of sliding contact bearing, right now, and which are the different parameters which makes this sliding contact bearing to work or to function. right now हम बेरिंग्स के बारे में बात कर रहे थे और हमने ब्रॉडली बेरिंग्स को दो टाइप्स में क्लासिफाई किया था. द फर्स्ट वन वाज रोलिंग कॉन्टैक्ट बेरिंग. एंड द सेकेंड वन इज योर स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बेरिंग. नाउ अगर हम सिर्फ बेरिंग की बात करते हैं तो वी हैव टू टाइप्स ऑफ बेरिंग्स, रोलिंग कॉन्टैक्ट बेरिंग एंड स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बेरिंग, विच आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द मोशन विच अकर्स एट देयर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. राइट, इफ द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हैव some rolling motion, in that case we called it as a rolling contact bearing. राइट ना, हमने कहा था कि अगर बेरिंग है, ऑफ कोर्स बेरिंग का जो इनर रेस होगा, इनर रेस के अंदर हम शाफ्ट माउंट करेंगे. इनर रेस और आउटर रेस के बीच में कुछ रोलिंग एलिमेंट्स, दैट मीन्स आइदर बॉल्स या फिर सिलेंड्रिकल रोलर्स प्लेस करेंगे सच दैट इनर रेस जो शाफ्ट को के साथ फिट हो जाएगा. दैट मीन्स इट बिकम्स इंटीग्रल पार्ट ऑफ द शाफ्ट. राइट, और उसके बाद इनर रेस और आउटर रेस और इसके बीच में जो हम बॉल्स प्लेस कर रहे हैं, इनके अंदर जो मोशन होगा दैट विल बी ऑफ रोलिंग टाइप. राइट, और सच टाइप ऑफ बेरिंग्स आर टर्म्ड एज रोलिंग कॉन्टैक्ट बेरिंग. मूविंग फॉरवर्ड, अगर कोई शाफ्ट है, शाफ्ट ओके चलो मान लेते हैं कि हमारे पास एक शाफ्ट है दिस वन, और इस शाफ्ट को हम एक हॉलो सर्कुलर होल के अंदर प्लेस करते हैं सच दैट शाफ्ट और सर्कुलर होल्स के बीच में हम कुछ लुब्रिकेटिंग फ्लूइड पुट कर देते हैं. राइट, सो से दिस इज योर बेरिंग जिसे हम जर्नल कहते हैं, एंड this part is your shaft, and between the shaft and the bearing surface we have put some lubrication. The lubricating oil. In that case the type of bearing will be termed as और स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट टाइप ऑफ बेरिंग. मोशन कैसा होगा, जब भी बेरिंग रोटेट होगा, राइट ना, जब भी शाफ्ट रोटेट होगा, से दिस इज योर शाफ्ट, अगर ये शाफ्ट रोटेट होता है तो ऑब्वियसली अगर हम लुब्रिकेटिंग ऑयल प्लेस नहीं करते थे तो देयर विल बी मेटल टू मेटल कॉन्टैक्ट बिटवीन द आउटर सर्फेस ऑफ द शाफ्ट एंड इनर सर्फेस ऑफ द बेरिंग. एट दैट टाइम फ्रिक्शन विल अकर विच विल क्रिएट अ लॉट ऑफ हीट. नाउ for the smooth functioning of the shaft and to create relative motion between the shaft and the bearing, we are placing lubricating oil which will reduce the amount of friction produced, and such type of bearing are termed as sliding contact bearing. right, तो हम क्लासीफाई करते हैं बेरिंग्स इनटू टू कैटेगरीज एज अ रोलिंग कॉन्टैक्ट बेरिंग एंड स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बेरिंग. राइट, नाउ मूविंग टू दिस चैप्टर, हमारा जो चैप्टर है दैट इज स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बेरिंग. एंड दिस स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बेरिंग, ये जो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बेरिंग है इसे हम अगेन जब क्लासीफाई कर रहे हैं तो थ्री टाइप्स में क्लासीफाई करेंगे. द फर्स्ट वन इज योर थिक फिल्म, lubrication or thick film lubricating bearing. right, the second one is your
thin film bearing. Second type is thin film lubrication sliding contact bearing, and the third type is your zero film lubrication. Zero film lubrication. So sliding contact bearing has been classified into three broad categories, that is thick film lubrication, thin film lubrication and zero film lubrication. Now जो name है, it itself suggests that this classification is made on the thickness of the lubricating oil or the lubrication, right ना. हमने क्या कहा कि जो भी स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बेरिंग होगा उसका कुछ जो जनरल कंस्ट्रक्शन होगा इट विल बी सिमिलर टू लाइक दिस, राइट ना. एक बेरिंग होगी, बेरिंग के इनर सरफेस और शाफ्ट के बीच में कुछ क्लियरेंस होगा, क्लियरेंस के अंदर हम कुछ लुब्रिकेटिंग ऑयल फिल करेंगे. एंड इफ अगर ये लुब्रिकेटिंग ऑयल की थिकनेस बहुत ज़्यादा रहती है, अगर थिकनेस ज़्यादा है तो इट विल बी टर्म्ड एज थिक फिल्म लुब्रिकेशन, राइट ना. इफ द थिकनेस ऑफ द लुब्रिकेटिंग ऑयल is more, it will be termed as thick film lubrication. If the thickness of this lubricating oil or lubrication is very small, very minute, it will be termed as thin film lubrication. And the third type, that is zero film lubrication, we do not put any type of lubrication in that, right now. That means a journal bearing in which, right now, sliding contact bearing is also termed as a journal bearing, where the part which is encompassed in the surface of the bearing is termed as journal, right ना. अगर मैं कहूँ कि ये हमारा बेरिंग है और शाफ्ट है, तो शाफ्ट का वो पार्ट जो जर्नल के अंदर है, राइट ना, जो जर्नल के अंदर इनकम्पास हुआ है, इतना पार्ट, दैट पार्ट विल बी टर्म्ड एज द जर्नल. उस पार्ट को हम जर्नल कहेंगे. ओके, जैसा कि हमने कहा कि स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बेरिंग हैज बीन क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ थिकनेस ऑफ द लुब्रिकेटिंग ऑयल इनटू थ्री मेन कैटेगरीज, दैट इज थिक फिल्म लुब्रिकेशन, थिन फिल्म लुब्रिकेशन एंड जीरो फिल्म लुब्रिकेशन, राइट ना. द अमाउंट ऑफ थिकनेस प्रोवाइडेड ऑफ द लुब्रिकेंट टू द बेरिंग is the basis for the classification of sliding contact bearing, and accordingly we have three types of sliding contact bearing as thick when the thickness of the lubrication is more, thin film lubrication when the thickness of the lubrication is very small, and zero film lubrication, that means when no lubrication is provided at all, right. Now moving to the first type of sliding contact bearing, that is thick film lubrication, it has been again classified into two broad categories as hydrodynamic bearing and hydrostatic bearing. Now remember, both these classifications are of thick film lubrication which are based on the pressure generated between the load supporting fluid film. जो load supporting fluid film है, that is lubricant जो generate हो रहा है वो किस वजह से generate हो रहा है, उसे हमने बेस रख के इसे क्लासिफाई किया है इनटू हाइड्रोडायनेमिक बेरिंग एंड हाइड्रोस्टेटिक बेरिंग, राइट. नाउ अमंग दैट हाइड्रोडायनेमिक बेरिंग, उस बेरिंग को हम कहेंगे जिसमें लोड सपोर्टिंग फ्लूइड फिल्म क्रिएट होता है बाय द शेप एंड रिलेटिव मोशन ऑफ द स्लाइडिंग सर्फेसेस. स्लाइडिंग सर्फेसेस जो हैं उनके शेप और रिलेटिव मोशन की वजह से जो लुब्रिकेटिंग ऑयल है वो ऐसा शेप ले लेता है जो लोड बियर कर सकते, तो उसे हम कहेंगे कि हाइड्रोडायनेमिक बेरिंग. लेकिन अगर लोड सपोर्टिंग फ्लूइड ये क्रिएट होता है, मतलब कि जो भी लोड वो लेता है वो हम क्रिएट करते हैं बाय सम एक्सटर्नल सोर्स, तो हम उसे कहेंगे हाइड्रोस्टेटिक बेरिंग, राइट ना. आइए और डिटेल में इन बातों को समझ लेते हैं. हाइड्रोडायनेमिक बेरिंग, जैसा कि हमने कहा कि लोड सपोर्टिंग फ्लूइड, राइट ना, लोड सपोर्टिंग फ्लूइड. अगर हम कहें कि हमारे पास एक बेरिंग है, बेरिंग से दिस इज योर बेरिंग, दैट इज योर जर्नल, ये हमारा शाफ्ट है अंदर, और शाफ्ट और बेरिंग के बीच में जो भी क्लियरेंस है उसमें हमने लुब्रिकेटिंग ऑयल
फिल कर दिया है। तो जो लुब्रिकेटिंग ऑयल है वही हमारा लोड सपोर्टिंग फ्लूइड है, राइट ना। लुब्रिकेटिंग ऑयल इज योर लोड सपोर्टिंग फ्लूइड। नाउ रिमेंबर, अगर ये जो फ्लूइड है ये शेप क्रिएट करता है कुछ, राइट ना, जब कुछ शेप क्रिएट करता है, और ये जो भी शेप क्रिएट करता है वो ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन द बेरिंग सरफेस एंड शाफ्ट है, तो हम उसे कहेंगे हाइड्रोडायनेमिक बेरिंग, राइट ना। आइए हम अलग अलग कंडीशंस को देख लेते हैं। उन कंडीशंस में ये जो लुब्रिकेटिंग ऑयल है, जो लोड सपोर्टिंग फिल्म है, वो किस तरह का शेप लेता है उसे समझ लेते हैं। उसके बाद फिर हम इस डेफिनेशन को समझने की कोशिश करेंगे, राइट ना। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक बेरिंग है, बेरिंग के अंदर हमने शाफ्ट माउंट किया और दोनों के क्लियरेंस के बीच में हमने लुब्रिकेटिंग फिल्म डाल दिया, राइट ना। नाउ अगर शाफ्ट ये प्योरली स्टेशनरी है तो क्या मैं कह सकता हूं कि बेरिंग का जो टोटल लोड है उसकी वजह से शाफ्ट का सरफेस और बेरिंग का सरफेस दोनों कांटेक्ट में रहेंगे, right now when the shaft is stationary the load of the shaft will be acting and due to that load there will be surface contact between the surface of the bearing and surface of the shaft and of course उस केस में हम कह सकते हैं कि the shaft will be resting on the surface of the bearing, right ना। कौन सी कंडीशन कही हमने? in the condition of rest, right ना। और जो लोड एक्ट होगा that is weight of the shaft will be acting downwards, उस केस में हम कह सकते हैं कि द एक्सिस और द एक्सिस ऑफ द बेरिंग एंड द एक्सिस ऑफ द शाफ्ट विल बी एट सम इसेंट्रिक डिस्टेंस, से दैट डिस्टेंस इज ई, राइट ना। कौन सी केस कंसीडर किया हमने? व्हेन द शाफ्ट इज एट रेस्ट, राइट। नाउ इन केस द शाफ्ट जस्ट स्टार्ट्स टू बी इन मोशन, राइट ना। जब वो मोशन की तरफ जाता है, जब हमने सपोज हमने मोटर का शाफ्ट माउंट कर दिया इस बेरिंग में और हमने जस्ट मोटर चालू किया, राइट ना, मीन्स व्हेन द शाफ्ट जस्ट इनिशिएट्स टू बी इन मोशन, इन दैट केस मोशन कैसी होगी? जो शाफ्ट होगा वो शाफ्ट रोटेट करना चालू करेगा, इट विल गेट लिफ्टेड फ्रॉम द सरफेस, राइट ना। रेस्ट के टाइम पे तो वो कांटेक्ट में था, जब हम उसे चालू करेंगे तो वो अपने सरफेस से थोड़ा सा उठेगा एंड जो शाफ्ट है वो शाफ्ट का एक्सिस बेरिंग के एक्सिस से कुछ इस तरफ मूव करेगा, सच दैट देयर विल बी सम प्रेशर क्रिएटेड एंड ड्यू टू दिस प्रेशर द फ्लूइड फिल्म जो फ्लूइड फिल्म है वो कुछ इस तरह का शेप ले लेगी, राइट ना। पहले हमने क्या कहा कि यहां सरफेस कांटेक्ट रहेगा। अब जो कि हम शाफ्ट को रोटेट करने की कोशिश करेंगे तो ऑफकोर्स हमें मालूम है कि शाफ्ट इज हैविंग सम मोशन, सम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विल बी क्रिएटेड, देयर विल बी सम रिलेटिव मोशन बिटवीन ऑल थ्री सरफेसेस, राइट ना। Due to this relative motion, the shape of the lubricating surface will be this much. But since हमने कहा कि it is just initiating towards its motion and when the shaft gets rotating towards its maximum speed or constant speed, that means in running condition. In running condition, जो शाफ्ट होता है, शाफ्ट का एक्सिस, नाउ द शाफ्ट एक्सिस will shift towards this side and the fluid film will be created of this nature. जो भी fluid film होगा, जो भी lubricating oil होगा, उसका जो shape होगा वो कुछ इस nature का हो जाएगा, राइट ना। तो अब हम कहेंगे कि ये जो fluid film है यही तो शाफ्ट के लोड को बियर कर रहा है, राइट ना। द शाफ्ट का लोड या फिर जो कुछ भी लोड है वो लोड शाफ्ट के ऊपर से इस फ्लूइड फिल्म के ऊपर आ रहा है। ये फ्लूइड फिल्म जो बाकी का लोड है वो बेरिंग सरफेस को ट्रांसमिट करता है, राइट ना। तो क्या हम कह सकते हैं कि ये फ्लूइड फिल्म ही लोड सपोर्टिंग फ्लूइड फिल्म है? और ये लोड सपोर्टिंग फ्लूइड फिल्म क्यों क्रिएट हुई? क्योंकि शाफ्ट के मोशन ने उसे ये शेप दिया। सो ये जो शेप मिला है वो शाफ्ट के मोशन की वजह से मिला। शाफ्ट के मोशन की वजह से जो शेप मिला है उस शेप को हम लोड सपोर्टिंग फ्लूइड फिल्म का शेप कहेंगे, राइट ना। नाउ ड्यू टू सो दिस टाइप ऑफ बेरिंग विल बी टर्म्ड एज हाइड्रोडायनेमिक बेरिंग, राइट। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन। जब हम कह रहेंगे कि शाफ्ट
पूरी तरह से अपने मोशन में है, इन दैट केस जो प्रेशर होगा, राइट ना, जब हमने कहा कि जब वो पूरी तरह से रनिंग कंडीशन में है, रनिंग कंडीशन में जो शाफ्ट का एक्सिस है दैट विल बी शिफ्टेड समवेयर हियर, और जो लोड होगा वो लोड कुछ यहीं पे एक्ट करेगा, राइट। द प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह से होगा, राइट ना। एट दिस पॉइंट द प्रेशर विल बी मिनिमम, इट विल बी getting increased, it will increase and at further it will be decreasing. The pressure distribution diagram, अगर मैं pressure distribution diagram draw करता हूं तो वो कुछ इस नेचर का होगा, राइट ना। मतलब कि इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर पहले मिनिमम होगी, इंक्रीज होगी, एट दिस पॉइंट इतना जो पार्ट है वहां पे प्रेशर मैक्सिमम होगा और उसके बाद फिर ग्रेजुअली डिक्रीज होगा, राइट। सो this type of bearing will be termed as hydrodynamic bearing, which is a type of thick film lubrication where thickness of the lubrication is more, right ना। अब हमने डिफाइन किया था कि ऐसे बेरिंग्स जिसमें लोड सपोर्टिंग फ्लूइड फिल्म एक शेप लेता है और वो क्रिएट जो हो रहा है दैट इज ड्यू टू रिलेटिव मोशन, राइट ना, तो हम उसे हाइड्रोडायनेमिक बेरिंग कहेंगे। लेकिन अब ये जो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन है या फिर जो भी ये फ्लूइड है दैट फ्लूइड इज सप्लाइड बाय सम एक्सटर्नल सोर्स, हम कह रहे हैं कि इन रिलेटिव मोशन की वजह से ये शेप नहीं आएगा, ये शेप या फिर जो भी लुब्रिकेटिंग फ्लूइड है वो क्रिएट होगा बाय सम एक्सटर्नल फोर्स, मतलब कि हम अंदर कुछ लुब्रिकेटिंग ऑयल कंटिन्यूअसली पंप करेंगे ड्यूरिंग द मोशन ऑफ द शाफ्ट, इन दैट केस इट विल बी टर्म्ड एज हाइड्रोस्टेटिक बेरिंग। सो हाइड्रोस्टेटिक बेरिंग इज अ लोड सपोर्टिंग फ्लूइड फिल्म is created by an external source like pump, कोई external source जो भी lubricant है उसे create कर रहा है, so that is your hydrostatic bearing, right। Let me draw the diagram of hydrostatic bearing so that the picture of hydrostatic bearing will be more clear, right। Okay, so we have second type of थिक फिल्म लुब्रिकेशन एज हाइड्रोस्टेटिक बेरिंग, राइट। हमने कहा था कि हाइड्रोस्टेटिक बेरिंग में जो लोड सपोर्टिंग फ्लूइड है दैट विल बी क्रिएटेड बाय सम एक्सटर्नल फोर्स, राइट ना। नाउ एक्सटर्नल सोर्स मतलब कि या तो हम कोई पंप लगा देंगे या फिर कोई ऐसा डिवाइस जो उसे कंटिन्यूअसली लुब्रिकेटिंग ऑयल सप्लाई करे, राइट ना। मान लेते हैं कि हमारे पास एक बेरिंग है और एक शाफ्ट है। इन दैट केस हमने जो बेरिंग है बेरिंग के अंदर एक मैकेनिज्म लगा दिया है सच दैट through that mechanism or via that mechanism continuously some lubricating oil may be supplied to the bearing, right ना, कुछ ऐसा मैकेनिज्म लगा दिया। in that case जब हम शाफ्ट को स्टेशनरी रखेंगे, कैन आई से कि जब शाफ्ट स्टेशनरी होगा तो शाफ्ट का वेट दैट इज द लोड ऑफ द शाफ्ट विल बी एक्टिंग and in that case there will be metal to metal contact between the surface of the shaft and बेरिंग, राइट ना। जब शाफ्ट स्टेशनरी होगा हम उसे रोटेट नहीं करेंगे तो इन दैट केस देयर विल बी सम मेटल टू मेटल कॉन्टैक्ट एंड द शाफ्ट विल रेस्ट ऑन द सरफेस ऑफ द बेरिंग। लेकिन जब हम मोशन क्रिएट करेंगे मोशन के वक्त ही जो हमारा एक्सटर्नल सोर्स होगा से पंप उसे भी हम चालू कर देंगे तो ये जो पंप होगा दैट विल स्टार्ट pumping some lubricating oil. The pump will pump lubricating oil inside the bearing surface such that the lubricating oil will fill the gap, that is the clearance between the surface of the shaft and your bearing. In that case क्या हम कहेंगे कि अगर शाफ्ट रोटेट हो रहा है तो बेरिंग का सरफेस और शाफ्ट के सरफेस में जो भी क्लियरेंस होगा वो तो लुब्रिकेटिंग ऑयल ले लेगा। इन दैट केस लुब्रिकेटिंग ऑयल जो होगा दैट विल बी प्रेशराइज्ड वन, राइट। नाउ अब जो लुब्रिकेटिंग ऑयल है वही तो हमारा लोड सपोर्टिंग फ्लूइड फिल्म है और ये जो लोड सपोर्टिंग फ्लूइड फिल्म है ये कहां से क्रिएट हुआ बाय सम एक्सटर्नल सोर्स। हमने तो पंप से अंदर फीड किया, दैट मीन्स एक्सटर्नल सोर्स से फीड किया और उस एक्सटर्नल सोर्स ने उस लोड सपोर्टिंग फ्लूइड फिल्म को क्रिएट किया। सो such type of thick film bearings are termed as hydrostatic bearing. So हमने hydrodynamic bearing देखा और hydrostatic bearing देखा। Now this hydrodynamic bearing is
further classified into two types based on the angle of contact. हाइड्रोडायनेमिक बेरिंग जो है उसे हम दो टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं, दैट इज फुल बेरिंग, it is full bearing, and the second one hydrodynamic bearing is your partial bearing. Now remember, अगर शाफ्ट और जो बेरिंग का सरफेस है इन दोनों के बीच का जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है, that angle of contact is 360 डिग्री. that means जो बेरिंग है, जो जर्नल है, जर्नल ने शाफ्ट के सरफेस को पूरी तरह से उसके अंदर एनकम्पास किया है. मतलब क्या मैं बोल सकता हूं कि एंगल ऑफ कांटेक्ट between the bearing surface and between the shaft surface is 360 degree. Full angle of contact, whole of the surface has been encompassed. Such type of bearing will be termed as full type of bearing or full bearing, right ना. किसका टाइप है ये? हाइड्रोडायनेमिक बेरिंग. नाउ इन केस मैं कहूं कि जो हमारा बेरिंग है वो पार्शियल बेरिंग ही रखेंगे हम, राइट ना. इतना ही अगर मैंने बेरिंग यूज किया और बीच में कुछ लुब्रिकेटिंग ऑयल फिल कर दिया और उसके बाद हमारा जो शाफ्ट है उस शाफ्ट को रख दिया, तो भी तो शाफ्ट रोटेट होगा, तो भी तो लोड बियर करेगा, और वो जो लोड बियर होगा वही तो नीचे ट्रांसमिट होगा, विच इज बेसिक फंक्शन ऑफ दैट बेरिंग. सो दिस में ऑल्सो बी टर्म्ड एज अ बेरिंग वेयर एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट is less than 360 degree, 180 degree, right. In case the angle of contact between the surface of the bearing and the shaft is less than 180 degree, it will be termed as partial bearing, and when the angle of contact is 360 degree, it will be termed as full bearing, right. So this is the classification of hydrodynamic bearing, right. So हमने classification कैसे दिया? bearings टू टाइप्स के, रोलिंग कॉन्टैक्ट बेरिंग एंड स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बेरिंग. स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बेरिंग के तीन टाइप्स, थिक, थिन एंड जीरो फिल्म लुब्रिकेशन. थिक फिल्म लुब्रिकेशन के दो टाइप्स, हाइड्रोडायनेमिक बेरिंग एंड हाइड्रोस्टैटिक बेरिंग. नाउ हाइड्रोडायनेमिक बेरिंग के अगेन टू टाइप्स, फुल बेरिंग एंड पार्शियल बेरिंग. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब तक हमने जो भी बेरिंग्स देखे हैं दे आर ऑफ radial nature. That means the load acting on the bearings are in a radial direction. So based on the direction, the hydrodynamic bearing is further classified of the thrust nature. ऐसे हाइड्रोडायनेमिक बेरिंग जिसमें थ्रस्ट लोड एक्ट होता हो उसे हम कहते हैं थ्रस्ट बेरिंग्स. So let us move forward and see exactly what the thrust bearings are and how they are classified. Okay, so we have another type of bearings, that is thrust bearings. These thrust bearings are of two types, footstep bearing and collar bearing. Now footstep bearings are those bearings in which axial load acts but the contact between the surface of the shaft and the surface of the bearing is intact. There is a direct contact between the bearing surface and the shaft surface, right now. Say this is your collar, your thrust bearing. The bearing surface and the part of the surface are in contact at this point. Surface of the shaft and surface of the bearings are in directly contact. Such type of bearings are called as footstep bearing, which is a type of thrust bearing, and thrust bearings are those bearings in which the load acting is in axial direction, right now. The load of the bearing will be the load of the shaft, or whatever the load on the shaft will be in this direction. So the load is in axial direction of the bearing, right now. This is the axis of the shaft, axis of the
bearing and the load are in same direction, such type of bearings are termed as thrust bearing. But there is a direct contact between the surface of the shaft and the bearing, such type of bearings will be termed as footstep bearing, right? But in case we have a thrust bearing, that is load is acting in the axis of the along the direction of the axis of the bearing. Say this is your bearing, but there is not a direct contact between the shaft and the bearing. Say this is your shaft and bearing surface are not in directly contact with each other, but a collar is provided which is the integral part of the shaft. Right now at the end of the shaft we attach a collar which becomes one of the integral parts of the shaft, and that part, that is the collar, is in contact with the bearing. That means the shaft is not in directly contact with the bearing, but the collar which is part of the shaft is in contact with the bearing. Such type of bearings are called as collar bearing, right? So in thrust bearings we have footstep bearing and collar bearings. Footstep bearings are those bearings in which the shaft and bearings are in direct contact. Collar bearings are those bearings in which the integral part of the shaft, that is the collar, and the bearing are in direct contact. So up till now we have seen the types of thick film lubrication. We have another type, that is thin film lubrication. Now if the clearance is kept so small or the lubricant provided is of very small amount such that the film created the film of the lubricant is very less, that is it is thin, such that it is sufficient to eliminate the direct contact between the surface of the bearing and surface of the shaft. To reduce the frictional, is those type of bearings are termed as thin film lubrication sliding contact bearing. And we have a third type of bearing, that is your zero film lubrication. The bearings in which there is no lubricant present. We do not provide any type of lubricant between the clearance surface. There is direct contact between the surface of the shaft and surface of the bearing. Such type of bearings are termed as zero film lubrication type of sliding contact bearing. So this was all about the theory of sliding contact bearing, that is their classification. Now remember, all these types of bearing are working based on lubricants. So it is always better to study some properties of fluid like the viscosity, the Newton's law of viscosity, and say viscosity index, the methods to measure viscosity, properties, what the lubricant should have, etc., etc. So all this is a theoretical part which has to be studied. We will move for the next concept in the coming lectures.